नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। सपा में जारी कलह और पार्टी को विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने एक साथ संवाद का कार्यक्रम शुरू किया है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे, जहां पर वो खुद कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए। जैसा कि आप सभी को यह भी पता है कि समाजवादी पार्टी में अभी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद शिवपाल की नाराजगी अभी झेलनी पड़ रही है। आजम के मीडिया प्रभारी भी अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सांसद शफीकुर रहमान ने भी इल्जाम लगाए हैं और अब सुल्तानपुर विधानसभा सीट से सचिन सलमान जावेद राइन ने भी अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए ना बोलने का आरोप लगा दिया। तो एक के बाद एक नाराज नेताओं की एक फौज तैयार हो रही है। सपा परिवार में नाराजगी की चिंगारी अब आप कह सकते हैं कि शोलों में तब्दील होने लगी है। बगावत के सुर लगातार बढ़ रहे हैं। अखिलेश की कार्यशैली पर सवाल उठाने वालों की एक टोली तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और नाराजगी इस कदर है कि आने वाले वक्त में कई बड़े नेता पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन अब इन सब के बीच में मुलायम सिंह यादव अगर पहुंच करके संवाद कार्यक्रम कर रहे हो तो क्या इससे डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? क्या अखिलेश यादव को लेकर के जो सवाल पार्टी के अंदर से उठने शुरू हुए हैं, क्या उस पर विराम लग पाएगा? जो नाराजगी बड़े नेताओं की देखने को मिल रही है उसको कैसे साधेंगे? और अभी आगे आने वाले भविष्य में अगर विपक्षी तौर पर आप देखें तो क्या अखिलेश यादव के लिए ये और मुश्किलों को बढ़ाने वाला होगा, या फिर ये संवाद का कार्यक्रम संवाद के जरिए अपने पुराने नेताओं को मनाने में कामयाब रहेगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि निगाहें इस समय सभी की समाजवादी पार्टी के ऊपर टिकी हुई हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी को सफलता अपेक्षित न मिली हो, लेकिन विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्ष जरूर मिला और ऐसे में अखिलेश यादव उसको कितना और बेहतर तरीके से आगे ले जा पाएंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे के ऊपर है। क्योंकि अभी 2024 के अंदर लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी को लेकर के भी काफी उम्मीदें विपक्षी तौर पर अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी से ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब मुलायम या अखिलेश का ये संवाद कितना काम आएगा? चाचा शिवपाल को कैसे मनाएंगे? आजम खान के खेमे से जो आवाज़ उठी है उसको कैसे मनाएंगे? या सुल्तानपुर से अब रायनी की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसको कैसे बैलेंस कर पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस तरह की आवाज़ें बार बार उठ रही हैं तो नेतृत्व को लेकर के भी जो सवाल उठाए गए हैं उसको कैसे साधेंगे, ये देखना बहुत अहम रहने वाला है। क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर के ये जो सवाल उठे हैं, ये जाहिर बात है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम स्पष्ट या बेहतर संदेश नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब उसको समाजवादी पार्टी किस तरह से हैंडल करती है ये देखना होगा, और क्या विपक्ष के तौर पर अपनी मजबूती को वो उतने दमदार तरीके से दर्ज करवा पाएगी। क्योंकि अगर अपने ये पुराने या बड़े या दिग्गज चेहरे अगर इस तरह की बातों को कहेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी कैसे विपक्ष के तौर पर उस लड़ाई को आगे बढ़ा पाएगी? और 2024 में क्या समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनेगा? ये भी सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का विषय है। क्योंकि लगातार ये भी कयास हैं कि जो नाराजगियां हैं जिन नेताओं की, हो सकता है कि वो पार्टी को छोड़ दें या कोई अपनी पार्टी का गठन कर लें, इस तरह की बातें हैं। और सेंध लगाने की बातें भी हैं, क्योंकि अब बड़े नेता अगर किसी के संपर्क में हैं तो ये सवाल ये भी है कि क्या वो किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। और अगर ऐसा होता है तो क्या एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए ये होगा? और अगर ये है तो फिर इससे निपटेगी कैसे समाजवादी पार्टी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चूंकि आज मैनपुरी के अंदर जिस तरह से संवाद किया गया है, ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर अब इस बात की कवायद शुरू हो गई है कि पार्टी को फिलहाल अभी एकजुट रखा जाए और जो नाराजगी है उसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये कितना डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल मेरे साथ अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्विनी शाही जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अश्विनी जी, अभी चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, कुछ और मेहमान भी हमको कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अश्विनी जी, कैसे इसको देख रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर अभी जिस तरह की बातें चाहे आजम खान की तरफ से हों या फिर हम लोग शिवपाल यादव की तरफ से देखें या फिर अभी रायनी जो कि सुल्तानपुर से उनके कैंडिडेट थे उनकी तरफ से देखें, मुसलमानों की बातों को ना उठाना है या उनकी बात को ना करना है, ये खुले तौर पर कम से कम दो बड़े नेता तो उनके कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से चाचा शिवपाल की नाराजगी अलग है। समाजवादी पार्टी के अंदर इस समय जो स्थिति है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका एक रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। अश्विनी शाही जी, एक बार अनम्यूट कर लें, आपकी ऑडियो म्यूट है शायद। आयुष जी, आवाज आ रही है? जी 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 आयुष जी, समाजवादी पार्टी का ये देखिए अंदरूनी मामला है, लेकिन इसमें ये देखने वाली बात ये है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अखिलेश जी के नेतृत्व में काम कर रही है,
इसमें मुस्लिम को ये समझ में आ गया है कि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। एक बयान आजम जी के मीडिया प्रभारी का भी आया था कि हमारे कपड़ों से बदबू आती है इनको। वो यही था कि हम मुस्लिम नहीं चाहिए इनको, वो एक उन्होंने उदाहरण दिया था। तो ये परिलक्षित होता है कि आज की समाजवादी पार्टी जो माननीय मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी थी उससे अलग हो गई है। सिर्फ लाल टोपी पहन लेने से कोई लोहिया जी के विचारों को धारण नहीं कर लेता है, उसके विचारों को, लोहिया जी के विचारों को जीना पड़ता है। लेकिन अखिलेश जी ने सिर्फ मोह और मद की राजनीति की है। जिस मोह और मद की राजनीति में वो अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल गए, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान भूल गए। जो कार्यकर्ताओं का सम्मान माननीय नेताजी किया करते थे, आज भी वो एक एक नेता याद करता है उनको, उनका कार्यकर्ता याद करता है कि हमारे घर में हमारे ताऊ जी के देहांत पर आए थे, वहां पर जो है हमारे यहाँ शादी थी तो आए थे। वो चीजें इनके अंदर से अब देखने को मिल नहीं रही है। यहाँ पर इनको सोने के चम्मच में एक सत्ता की कुर्सी मिल गई और उसको इन्होंने जो है 5 साल तक निर्वहन किया। अब वो चीजें 5 साल के अंत होते होते पिता का किस तरीके से अपमान सार्वजनिक मंच पर किया गया उसको देखिए। और आज अभी इस चुनाव के पहले एक आजमगढ़ में एक सभा थी, वहां कार्यकर्ताओं ने माला पहनाया तो उस माला को किस तरीके से निकाल कर फेंकने का काम किया गया, वहां तक का सफर आप देखिए तो किस तरीके से मदांध अखिलेश यादव और डरपोक अखिलेश यादव, एक तो ये मदांध की बात मैंने की, दूसरा डरपोक अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूं, जो ये डरे हुए राष्ट्रीय नेता हैं। इन्होंने इस चुनाव में देखिए ना अपने परिवार के किसी को उतारा, ना अपने समाजवादी दल के किसी बड़े नेता को उतारा, कि इसलिए कि वो हमसे आगे चला जाएगा या हमारे पैरेलल खड़ा हो जाएगा, मेरी गद्दी कहीं नहीं, उससे ज्यादा तो अश्विनी जी ये होता भाई, अगर अपने पार्टी के लोगों को उतारते तब तो आप कहते देखिए परिवारवाद कर रहे हैं। अब आप परिवारवाद की बात करेंगे तो कम से कम ये तो उन्होंने गुरेज किया या परहेज किया कि भाई चलिए परिवार को कम से कम विधानसभा चुनाव में नहीं उतारते हैं। आयुष जी ये नहीं है, आप इस चीज को देखिए, वो तो जब उस परिवारवाद की नींव ही है, उस पार्टी की नींव ही परिवारवाद पर पड़ी हुई है। उस परिवार से बाहर वो कभी जा भी नहीं सकते हैं और हम और आप हमारे जीवन में तो नहीं देखेंगे कि उस पार्टी परिवारवाद से बाहर चली जाएगी, एकदम नहीं जा सकती है। लेकिन उन्होंने किसी को नहीं उतारा कि हमारे परिवार में ही हमारे कई लोग खड़े हो जाएंगे। मामला ये था, ये मामला नहीं था कि हम भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि परिवारवाद करते हैं, क्योंकि परिवारवाद की तो पार्टी ही है, जन्म और उसका उदय ही परिवारवाद हुआ है। समाजवादी पार्टी नहीं है, वो परिवारवादी ही पार्टी है। लेकिन उसके बाद भी वो डरपोक किस्म के नेता और अध्यक्ष हैं जिन्होंने किसी को आगे नहीं किया। आज उसी का परिणाम चारों तरफ से, अभी तो ये शुरुआत है, सुगबुगाहट है, आगे आने वाले दिनों में देखिए किस तरीके से इनके यहाँ भगदड़ मचती है। ठीक है, लेकिन अश्विनी जी आपने कहा कि अभी आगे आने वाले दिनों में देखिए अभी क्या होता है, तो भाई शिवपाल यादव क्या आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि मुलाकात भी मुख्यमंत्री के साथ, उनके ट्विटर हैंडल को भी हम लोग देख रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बात भी कह रहे हैं एमएलसी चुनावों के समय में। क्या भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? जी ऐसा कोई अभी इंडिकेशन नहीं है कहीं से भी, लेकिन आने वाले दिनों में राजनीति में देखिए, मैं बहुत सीधा और स्पष्ट बोलता हूं कि राजनीति एक संभावनाओं का जो है, कहीं लोप नहीं होता है। राजनीति में संभावनाएं हर चीज की बनी रहती हैं, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है, न कोई परमानेंट दोस्त होता है। राजनीति में कोई भी कहीं जाता है, कहीं आता है, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं है। जैसे ही अगर कुछ होता है तो आप लोगों को, हम लोगों से पहले पता चल जाएगा जी। चलिए, कुछ और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम परिचय करवाएंगे। लेकिन एक सवाल और अश्विनी जी मैं पहले आपसे ले लेता हूं। लेकिन अश्विनी जी एक चीज़ और मैं यहाँ पे समझना चाहूँगा। देखिए ठीक है, ये तो उनकी अपनी पार्टी का अपना विषय है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना ये भी है कि ये तो हमारा विषय है, इसको तो हम देख लेंगे, लेकिन जिस मजबूती के साथ अखिलेश जी ने अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि 24 के अंदर वो आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। ये बड़ी समस्या उनके लिए नहीं है कि नाराजगी है, इसको तो वो दूर करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। एक रिएक्शन अश्विनी जी मैं इसका आपसे चाहूंगा इसके ऊपर। जी देखिए, ये बहुत मजबूत उपस्थिति अगर इनको कहा जाए तो बड़ा ही एक दूसरे तरीके की चीज हो जाएगी कि अभी कुछ दिन पहले आप लोग और हमारे विरोधी दल के लोगों ने बंगाल चुनाव में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी बुरी हार हो गई, कांग्रेस 0 पर चली गई, इसको कोई नहीं कहता था। आज यहाँ पर ये 47 से अगर 111 पर आ गए तो बड़ी मजबूत स्थिति हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। आप 2000 मैं आज लिखता हूं और आप नोट कर लीजिए डेट, आयुष जी, फिर एक बार डिस्कशन करेंगे 2024 चुनाव के बाद।
75 सीट से पार हम लोग पाने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये लोग की स्थिति, प्रमुख विपक्षी यही है, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक्सट्रीम वोट इन लोगों ने प्राप्त किया है, जिसका प्राप्त करना था, जो 32-33% जो भी इनको मिला है, एक्सट्रीम वोट है। इससे ऊपर ये नहीं जाने वाले हैं। उस पर अगर स्थिति इनकी ये है तो 2 साल में भारतीय जनता पार्टी कर्मयोगी के हाथ में है उत्तर प्रदेश में, और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तो ये चीज समाजवादी पार्टी ढूंढे नहीं मिलेगी कहीं। बहुत स्थितियां बिगड़ने वाली हैं, और भारतीय जनता पार्टी और दुगने चौगुने मजबूती के साथ आपको उत्तर प्रदेश और देश में दिखने वाली है। जी जी। चलिए, हमारे साथ अभी 2 मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका परिचय करवा देते हैं। संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, मुझे लग रहा है शायद अभी भी मेरा कनेक्शन उनके साथ नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से अश्विनी जी आपके पास आऊंगा। अश्विनी जी, लेकिन आपने ये कहा कि देखिए ये मजबूत स्थिति नहीं है, लेकिन 44 से अगर 112 पर पहुंच रहे हैं तो उसको आपको मजबूत स्थिति के तौर पर आप इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि वहां से तो अच्छा सफर इन्होंने तय किया ही है, और अगर यही मोमेंटम आगे बरकरार रहता है तो जाहिर बात है कि फिर लोकसभा चुनाव में कम से कम चैलेंजिंग पोजिशन में तो होंगे ही। जी, एकदम आपने कहा, ये बरकरार रहता है तो ये मजबूत स्थिति नहीं है, ये अच्छी स्थिति है कि ये दूने पर आ गए। लेकिन जिस हिसाब से चुनाव लड़ा गया, जिस हिसाब से परसेप्शन सेट किया गया, पूरी विपक्ष के लोग, पूरी मतलब मीडिया के लोग भी जो मतलब बहुत अच्छा वो करते हैं, वो भी कयास नहीं लगा पा रहे थे कि इनकी सरकार नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। ये क्या दिखाता है कि इतना हाइट होने के बावजूद 111 पर विराम लग गया। तो ये मजबूत नहीं कहेंगे, अच्छी कहेंगे। लेकिन इसके आगे आप ही के सवाल में ये है कि इसके आगे अभी 2 साल और है, और इन 2 सालों में आप ये बताइए, जो नेताजी पूरे चुनाव में एक करहल में और एक सभा और किया था, उन्होंने 2 सभा करने वाले नेताजी अपने गढ़ में आज हार के कारण खोजने जा रहे हैं, जहां पर उनकी जड़ जमी हुई थी। इटावा में एमएलसी की सीटें हार जाते हैं, करहल में वहां जाकर उनको सभा करनी पड़ती है अपने बेटे के लिए। बड़ी बुरी स्थिति उनको दिखता है। वो बहुत अच्छे हैं नेता देश के, मैं उनका बहुत व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि नेतृत्व का गुण उनके अंदर है। उनको सोने का चम्मच नहीं मिला था, उन्होंने मेहनत की थी, और मेहनत करके समाजवादी पार्टी को खड़ा किया या अपने राजनीतिक कद को बढ़ाया। उन्होंने लोगों से जुड़े हो, आज वही लोग उनसे छिटक रहे हैं। क्यों ये बयान आ रहा है? आजम खान जी 2.5 साल से जो है इनके चच्चा थे, लेकिन 2.5 साल में एक बार ये गए हैं मिलने। वो जेल में बंद हैं, इनको जाना चाहिए। इन्होंने पुरसहाल नहीं किया। और आजम खान जी आज के नहीं, संस्थापक सदस्य हैं इनके, एक नेता के रूप में। आज वो जेल में बंद है, आज वो बुरे दिन में है, तो इनको जेल में जाने की फुर्सत नहीं है। आजमगढ़ जहां से ये चुनाव जीते, नहीं, अश्विनी शाही जी, एक बार तो मुलाकात उनकी चुनाव से ठीक पहले हुई, जेल में भी गए थे, अखिलेश यादव ने मुलाकात की। लेकिन सवाल यह है, चूंकि आपने ये कहा कि देखिए मुलायम सिंह यादव ने सबको जोड़ कर रखा, लेकिन मुलायम सिंह के समय में ही तो ये एमवाई फैक्टर जुड़ा है ना समाजवादी पार्टी के साथ। अगर समाजवाद की बात करते तो फिर तो एमवाई फैक्टर नहीं जुड़ना चाहिए था, फिर तो वो पूरी सर्व समाज की बात होनी चाहिए थी। लेकिन एमवाई फैक्टर तो उसी समय जुड़ा, लेकिन वो बात अलग है कि उन्होंने लोगों को अपने साथ और लोगों को जोड़ा, उसके पीछे कारण चाहे जो भी रहे हो, लेकिन एमवाई फैक्टर तो वहीं से जुड़ा। एमवाई जब जुड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का एमओआई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का जब एमओआई आया है, तब भारतीय जनता पार्टी उनसे चौगुने वेग में आगे बढ़ी है, और उनका एमओआई धूल धूसरित हो गया। मोदी और योगी फैक्टर पूरे देश में चल रहा है। इस वजह से ये इनकी सारी जो ये एमओआई की पूरी परिकल्पना थी। और देखिए आज जो बयान आ रहे हैं, हमको नहीं कुछ कहना है, ये चारों तरफ से शफीकुर रहमान वर्क उनके जो है सांसद हैं, उन्होंने क्या बयान दिया, आजम जी के बयान को देखा आपने, रायनी का बयान देखा, तो ये धीरे धीरे सुगबुगाहट है। और आज के दिन में समाजवादी पार्टी, जिसके नेता मुलायम सिंह यादव जी अपने आप को मौलाना कहलाने में खुशी महसूस करते थे, कैंट विधानसभा में के चुनाव में पिछली 17 में उन्होंने ये बोल दिया कि हमने इतने हिंदुओं को मरवा दिया और मैं क्या कर सकता हूं। आज वहां पर ये मुस्लिम उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये बड़ी ही सोचनीय स्थिति है कि क्यों अखिलेश जी ने ऐसा क्या कर दिया। उसका कई कारण है। मुस्लिम के टिकट देखिए कितने कम इन्होंने दिए, बहुत मुस्लिम बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने के लिए इन्होंने, ये राम के शरण में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मंदिर भी जाना शुरू किए, और धीरे धीरे अब मुस्लिम को टिकट भी काटना शुरू किए। तो ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, अब वही स्थिति सामने आ गई।
चलिए मैं कोशिश करता हूं, शायद संजीव चौधरी जी मेरे साथ पैच हो चुके हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपको मेरी आवाज मिल रही है संजीव जी? बिल्कुल संजीव जी, सवाल यही है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में और खासतौर से अखिलेश यादव को लेकर के अब आपके अंदर की आवाजें जो हैं वो और मुखर होने लगी हैं। पहले शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी को हम लोगों ने देखा और उसके बाद आजम खान की तरफ से, उनके मीडिया प्रभारी की तरफ से जो बातें कही गई वो, और अब जो राइनी साहब की तरफ से बातें कही जा रही हैं, ये सारी चीजें दिखा रही हैं। और उसमें एक चीज बड़ी कॉमन दिख रही है कि मुस्लिम ये कह रहे हैं कि आप उनकी बात की, उनके हक की बात को नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक तो नेतृत्व को लेकर के सवाल है। आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं संजीव जी। सबसे पहले कोई ऐसा कहीं जो दो चार वो से कहलवा रही है। अभी ये असमति की जो बड़ी बड़ी टींगे थे बैठे हुए थे कि हम चुनाव हार, अरे भैया आप सीटें जीते थे और कहाँ गए आप? और आप अभी जो मुसलमानों के वो रंग बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का ही सहारा लेके आप थे। चलिए संजीव जी की आवाज नहीं स्पष्ट आ रही, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या। संजीव जी थोड़ा सा माइक के पास बोलेंगे क्या आप? थोड़ा सा आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। कर रहे हैं क्या? ठेकेदारी लेकर आए थे, 90 सीट हार गए, ओवैसी को वोट मिली, 5 सीटों से हार गए, 2000 वोटों से हार गए। तो ये ओवैसी को जेड ब्लड की है, आपको शर्म नहीं आती? चैनल के ऊपर बैठ कर करते हैं, ओवैसी को जेड प्लस की सोच आपने, ये तो हिंदुस्तान जानता है। और हम चुनाव नहीं आए दावे के साथ। आयुष जी मेरे लिए कुछ कह रहे हैं क्या? संजीव जी बहुत तेजी में शर्म और मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जरा सा मुझे बता दीजिएगा, मैं जवाब नहीं अश्विनी जी आपके लिए है, आपके ही लिए कह रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है थोड़ी आवाज संजीव जी की। लेकिन संजीव जी ठीक है, ये आरोप तो अभी आप लगाते रहेंगे क्योंकि अभी और समय है आपके पास। लेकिन संजीव जी सवाल ये है, आपकी पार्टी के अंदर से आवाज क्यों उठी कि आपको कपड़ों से बू आती है? बताइए। अब इस तरह की बात अगर मीडिया प्रभारी कह रहा है आजम खान का, या फिर राइनी साहब कह रहे हैं कि आप उनके हक हुकूक की बात नहीं करते हैं, तो नाराजगी तो उनकी दिख रही ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे जिम्मेदार हो गई? देखिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लेकर एक तो परेशान है। नहीं ये तो कहीं नहीं रहे, तो आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कहीं नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे हक की बात कर रही है, लेकिन आप करते थे और आप कर नहीं रहे। अब आपको उनके कपड़ों से बू आनी शुरू हो गई है। इन्होंने कहा कि जेल में मिलने नहीं गए, याद नहीं है अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल, और अगर हमारी पार्टी माने आजम खान साहब तो क्या टिकट देती? उनके बेटे को भी टिकट दिया, तो टिकट नहीं दिया। पार्टी हमेशा उनके साथ, ये आप लोग कह रहे हो कि हमेशा उनके साथ, आप झूठ मत बोलिए। आप ये पूरा जो हैं मुसलमान, अभी आप कहा कि लड़ाने चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अमित शाह जी कह रहे एक पर्चा सरकारी मशीनरी को लेकर, सरकारी मशीन। चलिए ठीक है संजीव जी, देखिए आपकी आवाज सच में स्पष्ट नहीं है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं प्रखर जी का तब तक रुक करता हूं। प्रखर जी आपको आवाज मिल रही है? जी प्रखर जी, पीएसपीएल की तरफ से अभी समय क्या आप लोगों का रुख है? क्योंकि शिवपाल यादव की नाराजगी तो दिख रही थी, अभी क्या आगे आप बता सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के साथ सब कुछ ऑल इज वेल है? प्रखर सिंह जी। देखिए, हम आगामी निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मुझे लगता है उन्हें अब समीक्षा करने की ज़रूरत है और बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि आजम खान जी के मीडिया प्रभारी ने बोला, तो किसी ने क्या आजम खान साहब के पुत्र से कांटेक्ट किया? क्या यह जानने की कोशिश करी कि ये सच में ऐसा कुछ है, और है तो उसको दूर करने की कोशिश करी? देखिए, बदलाव करने की ज़रूरत है। उन नेताओं को पूछने की ज़रूरत है जो जिनमें अनुभव है, जिनका जिले वाइज एक वर्चस्व है। उन नेताओं को पूछने की ज़रूरत नहीं है जो अपना बूथ नहीं जिता पाते हैं।
लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है प्रखर जी? और खासतौर से शिवपाल यादव तो अपनी पूरी पार्टी का ही विलय करने तक को तैयार हो गए थे। वो तो बढ़िया है कि चलिए गठबंधन में थे, लेकिन अगर विलय भी कर लेते तो हासिल क्या हो रहा है? शिवपाल यादव की नाराजगी क्यों हो रही है इतनी ज्यादा समाजवादी पार्टी से? देखिए, अनुभव को पूछने की जरूरत है, अनुभव से सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि शिवपाल यादव जी से ज्यादा संगठन के लिए संगठन कोई ना समझता है, ना किसी ने कार्य किया है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम जी, उनके अंडर में आप 4 चुनाव हार चुके हैं। 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे और अभी एमएलसी का चुनाव हारे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कोई बनती है? क्या उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है? किसी और अनुभवी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं है? तो यह विचार तो समाजवादी पार्टी को करना है कि वो आने वाले समय में अपने अंदर क्या बदलाव चाहती है और क्या क्या सोच रखती है। तो प्रखर जी, पीएसपीएल की राह अब अलग है क्या समाजवादी पार्टी से? और अगर ये अलग है तो फिर और आगे कहां जाके मिलने वाली है? देखिए, ये हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे। फिलहाल हम निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, संगठन को तैयार कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको आपके मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन कुछ तो बताइए प्रखर जी, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बात तो शिवपाल यादव ने कही एमएलसी चुनाव का वोट डालने के बाद, और उन्होंने कहा मतदान तो गुप्त होता है। नहीं तो शिवपाल जी ऐसे हैं नहीं, बड़ा ओपनली कहते हैं जो भी करते हैं। लेकिन एक तो कह रहे थे कि मतदान गुप्त होता है, भाई इसमें क्या बताएं। दूसरा कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो थोड़ा बता दें वो अच्छे दिन क्या है। देखिए, रश्मि रथी की एक लाइन है, सौभाग्य ना सब दिन सोता है। देखिए आगे क्या होता है, तो थोड़ा इंतजार करें। चलिए ठीक है प्रखर जी, आपकी इसी बात के साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। आप तीनों लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के अंदर अब जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें समाजवादी पार्टी कैसे उससे अपने आप को बाहर निकालती है ये देखना होगा, और यहीं पर अखिलेश यादव का जो नेतृत्व है उसकी भी क्षमता का टेस्ट होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।